सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृत हाउस चैनल में वापस से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जिस किसी ने भी ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको इससे जुड़ी नई वीडियो मिलती रहे। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए संस्कृत शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। जैसे जैसे आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कितना अध्ययन अभी कर रहे हैं और आपके अध्ययन से जुड़े आप प्रश्न किस प्रकार से हल कर पा रहे हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए इस वीडियो को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है भाषा कौशलस्य कति प्रकाराः, अर्थात भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो बताइए भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं, जिसे कहते हैं श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, सुबोपल्ली। इसी प्रकार गद्य पद्य मिश्रित भवति, मतलब गद्य और पद्य का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है चंपू, दूसरा ऑप्शन है मुक्तक, तीसरा ऑप्शन है खंड काव्य और चौथा ऑप्शन है समवकार। मतलब आपको इसमें बताना है कि गद्य पद्य से मिश्रित जो काव्य होता है उस काव्य को क्या कहा जाता है। तो गद्य पद्य से मिश्रित जो काव्य होता है उस काव्य को कहा जाता है चंपू काव्य। क्या कहा जाता है? चंपू काव्य। चंपू काव्य एक ऐसा काव्य होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का परस्पर मिश्रण होता है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है संगीत शास्त्रस्य अध्ययनम प्रचुर मात्रायाम उपलभ्यते, मतलब संगीत शास्त्र का अध्ययन प्रचुर मात्रा में किस वेद में किस जगह हमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए है आयुर्वेद में, ऑप्शन ब है सामवेद में, ऑप्शन स है ऋग्वेद में और ऑप्शन द है धनुर्वेद में। अब इसको देखें तो ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख होता है, आयुर्वेद में चिकित्सा आदि का उल्लेख होता है, धनुर्वेद में भी नहीं होता है। लेकिन सामवेद एक ऐसा वेद है जिसमें संगीत शास्त्र का अध्ययन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इसी प्रकार कथा कस्य विकर्षण भेदः, मतलब जो कथा है वो किसका विकर्षण, किसका भेद है। यहाँ विकर्षण गलत टाइप हो गया है, एक कथा किसका भेद है। तो ऑप्शन अ है पद्य, ऑप्शन ब है गद्य, ऑप्शन स है नाटक और ऑप्शन द है व्याकरण। तो आप सभी को पता होगा कि कथा जो हम सुनते हैं वो किसमें सुनते हैं, वो सुनते हैं हम गद्य में। तो इसका आंसर होगा ब, गद्य में हम कथा सुनते हैं। तो कथा किसका भेद है? गद्य का। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है पद्य शिक्षणस्य विधि नास्ति। अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ लिख रहा है नास्ति, तो आपको नहीं ढूंढना है पद्य शिक्षण की विधि कौन कौन सी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर गीत विधि पद्य शिक्षण की है, खंडान्वय भी है, दंडान्वय भी है, लेकिन निगमन विधि जो है वो व्याकरण शिक्षण की विधि है, जिसे नियम से उदाहरण की ओर हम देखते हैं। सबसे पहले नियम दिया जाता है, फिर उदाहरण प्राप्त होता है। तो नियम से उदाहरण की ओर यह पद्य शिक्षण की विधि मानी जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, निगमन विधि। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं उदाहरणतः नियमं प्रति कस्य लक्षणम, मतलब उदाहरण से नियम की ओर
किसका लक्षण है, किस विधि का लक्षण है ये? तो ऑप्शन अ है निगमन विधि, ऑप्शन ब है आगमन विधि, ऑप्शन स है सहयोग विधि और ऑप्शन द है पठन कौशल विधि। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर अ है वो निगमन विधि है, तो निगमन विधि तो नियम से उदाहरण की ओर होती है। ऑप्शन नंबर ब आगमन विधि ये उदाहरण से नियम की ओर होती है। तो यहाँ यही पूछा गया है कि उदाहरण से नियम की ओर किसका लक्षण है? तो उदाहरण से नियम की ओर किसका लक्षण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब आगमन विधि। आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है और जो होती है उदाहरण से नियम की ओर। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 7, गद्य शिक्षणस्य आत्मा अस्ति, मतलब गद्य शिक्षण की आत्मा है। ऑप्शन नंबर अ है अनुकरणम, ऑप्शन नंबर ब है विश्लेषणम, ऑप्शन नंबर स है आदर्श वाचनम और ऑप्शन नंबर द है काठिन्य निवारणम। तो इसमें बताना है आपको गद्य शिक्षण की आत्मा क्या है। आपको पता है कि शरीर आत्मा के बिना अधूरा होता है, उसी प्रकार गद्य शिक्षण भी उसकी आत्मा के बिना अधूरा है। तो गद्य शिक्षण में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसके बिना वह अधूरा होता है? तो ऐसी कौन सी चीज़ें ज़रा सोचिए। अनुकरण ऐसा नहीं है, विश्लेषण भी नहीं हो सकता, आदर्श वाचन भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर जो द है काठिन्य निवारणम, तो यह गद्य शिक्षण की आत्मा है, इसके बिना गद्य शिक्षण अधूरा होता है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 8, संस्कृत भाषा शिक्षण से उत्तम विधि का। अगर आप संस्कृत भाषा शिक्षण करवाते हैं तो आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर अ है प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर ब निगमन विधि, ऑप्शन नंबर स है आगमन विधि और ऑप्शन नंबर द है अनुवाद विधि। तो जल्दी से बताइए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो हाँ, ऑप्शन नंबर अ प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग संस्कृत भाषा शिक्षण में किया जाता है। इसका अर्थ होता है डायरेक्ट मेथड। जब आप संस्कृत भाषा शिक्षण करते हैं तो आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार प्रशिक्षणस्य उद्देश्यमस्ति, प्रशिक्षण का उद्देश्य है क्या है? तो शिक्षण कौशल विकास है, शिक्षण कौशल का विकास। ऑप्शन नंबर ब राष्ट्र सेवा, ऑप्शन नंबर स आजीविकोपलब्धि और ऑप्शन नंबर द शिक्षायाः प्रोन्नति। तो मतलब प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? राष्ट्र सेवा प्रशिक्षण का उद्देश्य है, लेकिन बाद में। आजीविकोपलब्धि, आजीविका की उपलब्धि भी कोई उद्देश्य नहीं होता। शिक्षायाः प्रोन्नति वो आपका निजी उद्देश्य है, लेकिन शिक्षण कौशल विकास यह आपका प्रमुख उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, संस्कृत शिक्षणस्य प्रारंभिक दिनेषु कर्तव्यम, मतलब संस्कृत शिक्षण जब हम कराते हैं तो शुरुआत के दिन में क्या करना चाहिए? सुभाषितानाम अभ्यासः, उपसर्गानाम अभ्यासः, प्रत्ययानाम अभ्यासः, संधेः अभ्यासः। इन चारों में से हमें किसका अभ्यास सबसे पहले करवाना चाहिए? तो सोचिए, संधि का अभ्यास हम कराएंगे नहीं, प्रत्यय का अभ्यास हम कराएंगे नहीं, उपसर्ग का भी अभ्यास हम नहीं कराएंगे, क्योंकि इसका अभ्यास कराते ही बालक अरुचिकर हो जाएगा और उसे यह भाषा कठिन लगेगी। इसी प्रकार हम कराएंगे तो सुभाषित का अभ्यास, क्योंकि उसमें नई नई रोचकतापूर्ण बातें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर अ इसमें सही होगा। तो इस संस्कृत शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक भेजा है नेचुरल ब्यूटी के बारे में, यह इसमें चैनल है, तो आप देखिए ज़रूर, इसको विज़िट कीजिए। और नेचुरल ब्यूटी में हम क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं तो उसके बारे में इसमें जानकारी आपको मिलेगी। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि नए लोगों को भी इससे लाभ मिल सके। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।